नमस्कार, अभिवादन। पूरे देश ने परीक्षा पे चर्चा अभियान को उत्सव के रूप में मनाया और परीक्षा पे हमने चर्चा की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले बच्चों के लिए कि वो कैसे परीक्षा के तनाव से बचें। आज मैं चर्चा करूंगा परिषदीय परीक्षा 2023-24 यूपी बोर्ड, विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड, उसमें शासन द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देशों का, आदेशों का, उनकी मैं चर्चा करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अगर मैं जिला मुजफ्फरनगर की बात करूं तो जिला मुजफ्फरनगर में शासन द्वारा कुल 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 4 राजकीय विद्यालय, 60 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को और 8 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में आपने देखा होगा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पिछले वर्षों में एक केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति भी की जाती है। इस वर्ष भी प्रत्येक केंद्र पर एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और बीच बीच में पर्यवेक्षक, विभागीय अधिकारी भी हमारी क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आज मुख्य चर्चा बिंदु मेरे रहेंगे कि जब हम क्वेश्चन पेपर प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार उन्हें स्ट्रांग रूम में रखेंगे, स्ट्रांग रूम कैसा बनेगा, चाबी किसके पास रहेगी, दूसरा उत्तर पुस्तिकाओं को रखने की स्थिति क्या होगी, केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, उनके उत्तरदायित्व क्या रहेंगे, ओएमआर सीट का प्रयोग लास्ट ईयर से शुरू हुआ है तो उनका हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की सावधानियां हमें चाहिए और कुछ अन्य निर्देशों की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलने वाले होते हैं तो हमें निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचने से पहले ही लगभग 3-4 दिन या 1 सप्ताह पहले हमें एक स्ट्रांग रूम की स्थापना करनी होगी। और स्ट्रांग रूम ना परीक्षा कक्ष में बनेगा और ना ही प्रिंसिपल रूम में बनेगा, उससे अलग एक सेपरेट, एक सेफ जोन में होगा एक हमारा स्ट्रांग रूम, है ना। और उसमें कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, केवल क्वेश्चन पेपर रखने हमें जाना है, केवल क्वेश्चन पेपर्स को निकालने जब जरूरत हो जाना है, और कोई भी अन्य गतिविधि का संचालन उस स्ट्रांग रूम में बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रांग रूम में क्या होगा, डबल लॉक युक्त 2 अलमारी होंगी जो डबल लॉक युक्त होंगी, है ना। और साथ ही साथ एक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा होगा जो 24 आवर्स 7 डेज कार्य करेगा। यानी कि स्ट्रांग रूम में हमें जनरेटर, इन्वर्टर आदि की व्यवस्था भी रखनी होगी, जिससे हमारे कैमरे ऑनलाइन रह सकें और उनको कभी भी हमारे विभागीय अधिकारी, हमारे शिक्षा के अधिकारी, हम स्वयं उनका मूल्यांकन, उनको हम देख सकें। साथ ही साथ एक डीवीआर, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरा है तो उनका कनेक्शन डीवीआर से होगा और डीवीआर की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की अवश्य हो। हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन 20 दिन, पर एक एक्स्ट्रा पीरियड लेकर हम चलेंगे। कोई एग्जाम बाई चांस, ईश्वर ना करे ऐसा हो, पोस्टपोन्ड हो या दोबारा कराना पड़े, तो हमें 30 दिन की क्षमता डीवीआर की कम से कम होनी चाहिए। और परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 माह तक, परीक्षा आएगी जाएगी, है ना, परंतु उसके 6 माह आगे तक, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर हम फरवरी में एग्जाम दिलवा रहे हैं तो दिसंबर तक मोटा मोटा मान लीजिए कि वो सुरक्षित हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। और केंद्र पर जब क्वेश्चन पेपर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र व्यवस्थापक वहाँ मौजूद हों, उनके साथ साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, जो विभागीय सभी पूरी टीम रहेगी और उनके बीच ही हम क्वेश्चन पेपर को रिसीव करेंगे। अच्छा, क्यों हम अपने अकेले हेड पर लें? अगर मैं एक केंद्र व्यवस्थापक हूँ, जब शासन ने जिम्मेदारी दी है अतिरिक्त को भी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी, तो हमें क्या समस्या है, वो सब भी आए ना, पूरे आराम से चेक करें पेपर के जो ऊपर के बंडल हैं, वो गलती से भी गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन पेपर के प्राप्त होने के बाद जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनकी उपस्थिति में डबल लॉक अलमारी में उन क्वेश्चन पेपर्स को रखा जाएगा। क्या करते हैं हम, जब क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो हम पैकेट की संख्या गिन लेते हैं। प्रत्येक पैकेट पर ऊपर पेपर्स की संख्या लिखी होती है, तो संख्या सूचक हम अपने जो आसपास जिनका परीक्षा केंद्र मेरे सेंटर पर लगा है, उनसे हम संख्या सूचक चक्र 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले मंगा लेते हैं। फिर हम जानकारी ले लेते हैं कि किस कक्षा के, किस विषय में कितने बच्चों की परीक्षा है, कितने क्वेश्चन पेपर की हमें आवश्यकता है। एक तो वहाँ से आ गया, एक विभाग से भी हमें सूचना प्राप्त होगी साथ में कि भाई हिंदी के 10th में हिंदी के मान लीजिए 300 बच्चों की परीक्षा होनी है। तो अब मैंने बीजक से मिलान कर लिया
और साथ ही साथ मैंने क्या अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक मेरे साथ करेंगे और मेरे जो कॉलेज के जो विश्वसनीय लोग, विश्वसनीय तो पूरे कॉलेज सभी लोग रहते हैं, पर उनमें से भी जो परीक्षा कक्ष में मेरे साथ काम करते हैं वो उस संख्या को टैली करते हैं और उस संख्या को टैली करने के बाद हम प्रत्येक पैकेट को डेट वाइज, पाली वाइज, हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर, उसके साथ ही इंटर के पेपर कुछ लोग अलग अलग रखते हैं, पर हम डेट वाइज, पाली वाइज लगाकर अलमारी में रख देते हैं। और ये सब कार्य होना है स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में है। उसमें हम सुतली से उसे बांध देते हैं, जिससे उस दिन अगर बाई चांस कोई जल्दी भी हो या कभी किसी कारण से देर भी हो जाए तो धोखे से भी कोई गलत क्वेश्चन पेपर ओपन ना हो जाए। अब बात आती है कि हमने क्वेश्चन पेपर तो ठीक ठाक रख दिए, अब ये डबल लॉक अलमारी का मतलब क्या था? 2 चाबी, तो उनमें से एक चाबी, देखो लॉक में क्या होगा, 2-2 चाबियां हैं, तो एक चाबी रहेगी केंद्र व्यवस्थापक के पास, थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एक चाबी रहेगी केंद्र व्यवस्थापक के पास और दूसरी चाबी रहेगी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास। यानी केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक मिलकर ही उस अलमीरा में रखे हुए पेपर को निकाल पाएंगे। अगर एक कोई नहीं है तो पेपर नहीं निकलेगा, है ना। परंतु अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक वाली चाबी, उसकी एक डुप्लीकेट चाबी होगी, वो रहेगी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास। समझ गए ना। यानी केंद्र व्यवस्थापक के पास एक चाबी, दूसरी उसकी चाबी, दूसरी नहीं, दूसरे लॉक की चाबी जो डबल लॉक है, दूसरे लॉक की चाबी रहेगी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास जो चाबी है उसकी डुप्लीकेट चाबी रहेगी स्टैटिक के पास। और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रखी गई दूसरे लॉक की एक अन्य चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास भी सुरक्षित रहेगी। डबल लॉक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही केंद्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध चाबी और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध चाबी, दोनों चाबियों को मिलाकर लॉक को खोला जाएगा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। ठीक। आपात स्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी कारणवश अगर जो बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको देर हो जाती है या किसी कारण से एक्सीडेंटली वो नहीं आ पाते हैं, तब क्या होगा? आपात स्थिति होगी। आपात स्थिति में बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रखी गई चाबी का उपयोग किया जा सकेगा। अब हम स्टैटिक मजिस्ट्रेट की चाबी और केंद्र व्यवस्थापक की चाबी की मदद से स्ट्रांग रूम को खोलें, स्ट्रांग रूम में रखी अलमीरा को खोलेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, पर ऐसा सामान्य स्थिति में नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसकी किस डेट को ऐसा हुआ, किस समय ऐसा हुआ, आपात स्थिति क्या थी, क्या कारण था जो हमें सुरक्षित चाबी का उपयोग करना पड़ा, उसको हमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब को, डीआईएस सर को, जिला अधिकारी सर को उनको बताना होगा और साथ ही साथ अपने यहाँ उपस्थित पंजिका में भी उसका विवरण देना होगा। अब बात आती है कि स्ट्रांग रूम की चाबी किसके पास रहेगी? वह अलमीरा की चाबी तो हो गई, स्ट्रांग रूम की चाबी रहेगी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास। आपात स्थिति को छोड़कर केंद्र व्यवस्थापक स्वयं अकेले स्ट्रांग रूम को कभी नहीं खोलेंगे। स्ट्रांग रूम में जब भी प्रवेश हम करेंगे तो तीनों स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक बिना मोबाइल के करेंगे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के करेंगे। और जब भी करेंगे वो एक लॉग बुक, जो रजिस्टर लास्ट ईयर भी बना था, इस साल भी बनेगा, उस लॉग बुक, उस रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही उसमें हम एंट्री करेंगे और स्ट्रांग रूम से बाहर आने पर भी हमें लॉग बुक में एंट्री करनी होगी। और लॉग बुक किसके पास रहेगी? पुलिस कर्मचारी के पास, जिसकी व्यवस्था इस साल क्या पिछले वर्ष भी शासन द्वारा 24 घंटे परीक्षा केंद्र पर की गई है। ये पिछले साल का एक लॉग बुक का नमूना की तिथि कि आपने स्ट्रांग रूम को किस तिथि को खोला, डबल लॉक खोलने का समय क्या था, प्रयोजन क्या था, प्रश्न पत्र निकालना या रखना, विषय क्या है, किस विषय के लिए आपने क्वेश्चन पेपर निकाले, कक्षा कौन सी थी, संख्या क्या थी, क्वेश्चन पेपर कोड क्या था और हस्ताक्षर तीनों के। यानी तीनों का अर्थ क्या है कि तीनों लोग की उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम में रखी अलमारी को खोलना जाना है। इसी प्रकार डबल लॉक बंद करने का समय, खोलने का समय दिया, फिर बंद करने का समय दिया, जो भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप ये पूरा प्रॉपर भरकर देना होगा और ये पुलिस कर्मचारी के पास सुरक्षित रहेगा। जब भी कोई विभागीय अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, शासन के अधिकारी आएंगे, लॉग बुक का अवलोकन कर लेंगे। अब आप देखिएगा,
अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हम सुबह गए, परीक्षा होनी है, हमने अलमीरा से क्या किया, पेपर निकाले, गणना की, गणना करने के बाद क्या किया, हमने उसे रूम में भेज दिया। हमने गणना की, हमने उसे जो परीक्षा कक्ष है वहाँ पर भेज दिया, है ना। भेजने के बाद जो बच्चे जो क्वेश्चन पेपर कुछ बच गए, क्योंकि कुछ पेपर एक्स्ट्रा जाते हैं, उन एक्स्ट्रा पेपर को कहाँ रखना है, जो बच गए पेपर। मान लीजिए 290 स्टूडेंट्स थे, पेपर आए 300, 2-4 पेपर एक्स्ट्रा ही आते हैं, तो 10 पेपर मेरे हाथ में रह गए। तो उन पेपर को मुझे उस अलमारी में नहीं रखना है जिसमें से निकाला है। क्या किया गया है, जिस स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी रखी है, एक अलमारी रखी थी ना, एक और डबल लॉक अलमारी, 2 अलमारी रखने को कहा गया था, तो डबल लॉक अलमारी एक और रखी है। उस डबल लॉक अलमारी में एक अन्य सुरक्षित अलमारी की व्यवस्था भी होगी, वहां आपको एक अलमारी और रखनी होगी। हमने सुबह क्वेश्चन पेपर निकाले, क्वेश्चन पेपर जैसे मान लीजिए हमारे पास 300 पेपर आए थे, 290 हमारे स्टूडेंट्स थे, तो 10 पेपर तो पहले ही बच गए, कुछ पेपर अब्सेंट के भी आएंगे। तो जो पेपर हमारे बच गए उनके लिए क्या कहा गया है, जिस स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी रखी है उनमें से वहां पर मुझे एक अन्य सुरक्षित अलमारी की भी व्यवस्था करनी होगी, जिसमें किसी भी पाली की परीक्षा में प्रथम बार प्रश्न पत्रों को निकालने के पश्चात उपस्थित परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र वितरण के उपरांत इसको काट देंगे ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने सुबह क्वेश्चन पेपर निकाले, निकालने के बाद हमने परीक्षा कक्ष में भेज दिया। मान लीजिए मैंने 300 क्वेश्चन पेपर किसी विषय के निकाले, मैंने क्या मतलब स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ, 10 पेपर मेरे पास बच जाते हैं। तो क्या होगा, उस स्ट्रांग रूम में ही जो डबल लॉक अलमारी रखी है उन्हीं के पास मुझे एक अलमारी की व्यवस्था भी करनी होगी, और उस अलग वाली अलमारी में मैं वो बचे हुए पेपर रखूंगा। समझ रहे हैं ना, जिस क्वेश्चन पेपर को, जिस अलमारी में से मैंने क्वेश्चन पेपर निकाले थे उसको मैंने सील कर दिया, उसमें से बाकी पेपर जो बचेंगे मेरे हाथ में मैं उस अलमारी में वापस नहीं रखूंगा। अब वो पेपर रखूंगा एक पास रखी अन्य सुरक्षित अलमारी में, और वो भी सभी के समक्ष रखेंगे, और उस अलमारी को भी मुझे बाद में सील करना होगा, है ना। अभी मैं सील नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो 300 पेपर आए, 290 पेपर मैंने कमरों में भेज दिए, 10 पेपर मैंने उस दूसरी अलमारी में रख दिए जो स्ट्रांग रूम में रखी थी, किंतु वो अलमारी वो नहीं थी जो मूल अलमारी थी जहां अन्य पेपर रखे हैं। बचे पेपर मैंने दूसरी अलमारी में रखे, उस अलमारी को मैंने अभी बंद कर दिया है। अभी क्या होगा, जो भी निर्धारित समय होगा 15 मिनट 20 मिनट, जब मेरे पास जो बच्चे अब्सेंट हैं उनके पेपर वापस आ जाएंगे, उन पेपर वापस वाले पेपर को भी मुझे उस दूसरी अलमारी में रखना होगा, और तब मैं उस अलमारी को भी सील करूँगा। साफ साफ लिखा है कि जिस स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी रखी है में एक अन्य सुरक्षित अलमारी की भी व्यवस्था करनी होगी, जिसमें किसी भी पाली की परीक्षा में प्रथम बार प्रश्न पत्रों को निकालने के पश्चात उपस्थित परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र वितरण के उपरांत अवशेष प्रश्न पत्रों को और तथा बंडल स्लिप को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। इस अलमारी को निर्धारित डबल लॉक अलमारी से उसी कक्ष में कुछ दूरी पर रखा जाएगा। तो स्पष्ट हो गई ना बात। अब ये देखिएगा, प्रश्न पत्र जब हमें प्राप्त होते हैं शुरू में, तो हम बंडल प्राप्त होते ही परीक्षार्थियों की कक्षावार एवं विषयवार संख्या के अनुसार प्रश्न पत्रों की संख्या का मिलान करते हैं। आवश्यकता की स्थिति होने पर अतिरिक्त प्रश्न पत्रों की मांग डीआईएस ऑफिस से करते हैं। अब डीआईएस ऑफिस में कोई एक बाबू होगा ना जिसे जिम्मेदारी दी गई होगी, जैसे मुजफ्फरनगर में भारत जी को जिम्मेदारी दी गई है। अब मैं डीआईएस ऑफिस में अगर क्वेश्चन पेपर्स कभी वैसे कम आते नहीं हैं, पर अगर हमने मिलान किया और हमें एक क्वेश्चन पेपर भी कम रह गया तो उसी दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर हम ऑफिस को, संबंधित बाबू को या डीआईएस सर को लिखित रूप में, मौखिक रूप में के साथ साथ लिखित रूप में भी सूचना उपलब्ध करा देंगे और हमें क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स को स्ट्रांग रूप में डबल लॉक अलमारी में सुरक्षित रखवाएंगे, और क्वेश्चन पेपर के जैसे भी प्राप्त होते हैं तुरंत ही वो सूचना हम पुलिस विभाग को भी लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। परीक्षा केंद्र पर स्ट्रांग रूम से पृथक ये है उत्तर पुस्तिकाओं की। अब मैं बात करता हूं उत्तर पुस्तिकाओं की। भाई उत्तर पुस्तिका भी प्राप्त होंगी है ना,
और उत्तर पुस्तिकाओं पर भी क्रमांक आते हैं, ए, बे, हाई स्कूल ए, बे, इंटर ए, बे। तो क्या होगा, उनके रखने की व्यवस्था कहाँ होगी? उसके रखने की व्यवस्था स्ट्रांग रूम में बिल्कुल नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर स्ट्रांग रूम से अलग एक सुरक्षित कक्ष में लोहे की डबल लॉक अलमारी में या लोहे के या किसी भी बॉक्स में, हम डबल लॉक बॉक्स में उत्तर पुस्तिकाओं के रख रखाव की समुचित व्यवस्था करेंगे। अब होता क्या है, उत्तर पुस्तिकाओं की जो प्राप्त होती हैं वो 100 के बंडल प्राप्त होते हैं, 50 के भी हो सकते हैं। तो उन बंडलों को हम तत्काल गिनेंगे और उनको जब हम गिनते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कॉपी निकलती हैं जो कॉपी एक ही सीरियल नंबर की डबल हो जाएं, या कुछ कॉपी जिन पर सीरियल नंबर ही ना हो, या कुछ कॉपी जो कटी फटी हों। तो उन कॉपी को पहले ही हम निकाल कर अलग रख देते हैं। काउंटिंग तो रहेगी, स्टॉक रजिस्टर तो मेंटेन करेंगे, पर स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करने के साथ साथ डबल नंबर की कॉपी को, बिना नंबर की कॉपी को या कटी फटी कॉपी को बच्चों को नहीं देंगे। स्टॉक रजिस्टर में उसको हम अपडेट रखेंगे, इतनी कॉपी आई थी। कभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि बिना क्रमांक की कॉपी है, सीरियल बीच में छूट गया। मान लीजिए कोई उत्तर पुस्तिका ऐसी आई जो क्रमांक की सीरियल से छूट गया, क्रमांक नहीं है, अपने हाथ से क्रमांक नहीं डालेंगे कि हाथ से क्रमांक डाल दिया, केंद्र व्यवस्थापक साइन कर दिए, मोहर कर दिए। ऐसी कोई स्थिति, आपात स्थिति ऐसी नहीं होती है। अब नॉर्मली बहुत अधिक मात्रा में इस कॉपी पहले ही हमें मिल जाती हैं, अधिक मात्रा मतलब हमारा जितना भी गणित होता है उस हिसाब से हमें मिल जाती हैं। तो उनका हम बिना क्रमांक कटी फटी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग हम नहीं करेंगे, किंतु स्टॉक में अपडेट हम उसको रखेंगे। परीक्षा आरंभ होने से पहले देखिएगा, कोई अपने कॉलेज में केंद्र व्यवस्थापक है तो ठीक है, हम अन्य कॉलेज में भी केंद्र व्यवस्थापक बनते हैं। तो परीक्षा आरंभ होने से कुछ दिन पहले हमें उसका भ्रमण करके परीक्षा केंद्र पर जितने भी हमें परीक्षार्थी आवंटित हुए हैं उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, फर्नीचर है नहीं है, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, शौचालय खुले में भी बनवाना पड़ जाते हैं कभी कभी, है ना, पर इसका भी ख्याल रखते हैं कि बच्चों को परेशानी ना हो। और विद्युत आपूर्ति, जनरेटर की व्यवस्था, इन्वर्टर है या नहीं है, क्वेश्चन पेपर की रखने की व्यवस्था, जैसे स्ट्रांग रूम मैंने भी बताया, वॉइस रिकॉर्डर क्रियाशील है या नहीं है, कक्ष निरीक्षकों की कितनी हमें आवश्यकता होगी, आसपास के जो पुलिस थाना है उनके एसओ साहब का नंबर, अपने तहसीलदार साहब का नंबर, ये सब नंबर की व्यवस्था हमें कर लेनी चाहिए। और अगर कोई कमी होती है तो हमें अपने कमी पाए जाने की स्थिति में तत्काल हमें संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक एक परीक्षा कक्ष में जाकर परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों का, वॉइस रिकॉर्डर का खुद भी चेक कर लेना चाहिए, बोलकर देखना चाहिए कि भाई वॉइस में हमारी रिकॉर्ड हो रही है नहीं है, सीसीटीवी सभी बच्चों को कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, जो एंट्री ले रहे हैं गेट उनसे सबका चेहरा स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन सब की चेकिंग अगर हम शुरू में कर लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, हम किसी भी अव्यवस्था से बच जाते हैं। साथ ही साथ हमें कभी भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई एक दिन किसी दिन ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा स्कीम इतनी अच्छी बनी है, पहले तो अगर मैं कई वर्षों पूर्व की बात करूं तो हाई स्कूल के जो अनिवार्य विषय थे उनके साथ इंटर के विषय लग जाते थे ज़्यादा संख्या वाले, तो एक दिन अचानक संख्या बढ़ जाती थी। परंतु कभी बाई चांस ऐसी स्थिति आपके कॉलेज में है तो एक भी दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमें खुले में परीक्षा करानी पड़े या बरामदे में कहीं पर बच्चों को बैठाना पड़े, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक ही प्रबंध तंत्र के 2 कॉलेज हैं और ऐसा ना हो गया हो कि उसी मैनेजमेंट के बच्चे, एक ही कॉलेज के बच्चे दूसरे कॉलेज में आ गए हों जिनका मैनेजमेंट एक हो, तो इसकी सूचना तत्काल अपने ऑफिस को हम देंगे। तो ऐसा हमें होना चाहिए। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शिक्षक है उसके पालिया बच्चे ही वहाँ पर हैं, तो उन बच्चों को भी, उन टीचर्स की ड्यूटी का भी हमें ख्याल रखना होगा। किसी भी दशा में किसी भी अध्यापक की उसके विषय से संबंधित परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी ना लगाई जाए, भाई इसका विशेष ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही डी रजिस्टर बनाते हैं, ड्यूटी रजिस्टर। तो उस ड्यूटी रजिस्टर को बनाते समय हम कक्ष निरीक्षक के विषय, उनके ग्रेजुएट के विषय, उनके परास्नातक के विषय, उनका शिक्षण विषय, बेसिकली शिक्षण विषय होता है इसमें, कि जिसमें हम जिस विषय में हम शिक्षण करा रहे हैं उस विषय का अध्यापक उस विषय के लिए कक्ष निरीक्षक के रूप में ना लगे। तो इसका विशेष हम ध्यान रखें। और साथ ही साथ यदि उसी विद्यालय के बच्चे हैं और उसी विद्यालय के शिक्षक की ड्यूटी लगी है कक्ष निरीक्षक के रूप में, तो वो भी आपत्ति वाली बात होगी, ऐसा करने से भी हम बचेंगे। अब आप बताइए कि अगर कक्ष निरीक्षक की संख्या बाई चांस कम रह गई
तो विषय अध्यापक लगाने से अच्छा तो ये भी है ना, वैसे कोशिश तो हम ये करते हैं कि 2 कक्ष शिक्षक लगे, पर अगर विषय अध्यापक लगाना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उस पर आपत्ति रहती है। हम क्यों अपनी इंसल्टिंग फील कराएं कि कोई भी विभागीय अधिकारी DDR सर आए या JD सर आए या कोई ना भी आए, कोई भी आकर कहेगा तो वो आपत्ति रहती है, बाद में लिखित शिकायतें होती हैं। उससे बचने से अच्छा ये है कि विषय अध्यापक की ड्यूटी से हम लगाने से बिल्कुल बचें, परहेज करें, बिल्कुल ना लगाएं। परीक्षा केंद्र पर आरंभ होने से पूर्व हम बहुत सी पंजिकाएं तैयार करते हैं। जैसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो दिव्यांग बच्चों का होम सेंटर रहता है, तो उन बच्चों की लिस्ट हम अपने आप पहले रखें। जो बच्चे पाल्य हैं, वार्ड हैं किसी टीचर के या किसी कर्मचारी के, उनकी लिस्ट हम बनाकर तैयार रखें। क्वेश्चन पेपर खोलने के लिए पंजिका बनती है, क्वेश्चन पेपर वितरण की पंजिका बनती है, उत्तर पुस्तिका वितरण की पंजिका बनती है। साथ ही साथ हम ये निरीक्षक कक्ष दैनंदिनी भी बनाते हैं, है ना। और बल्कि हम तो कोशिश करते हैं कि हाई स्कूल का 1 कलर की दैनंदिनी बनाएं और इंटर का 1 कलर की, जिससे थोड़ा ईजी हो जाता है। बाहर उस दैनंदिनी पर हम लिख देते हैं, जैसे ये पिछले वर्ष की दैनंदिनी है जो प्रत्येक परीक्षा कक्ष में जाती है, उस पर हम केंद्र संख्या, कोड, कक्ष संख्या, रोल नंबर लिख देते हैं कि इस कक्ष में किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चे बैठे हैं। साथ ही साथ विद्यालय का नाम लिख देते हैं, बच्चों को बोलना आसान हो जाता है। साथ ही उसी पर जो हमारा नॉमिनल आता है, उसी नॉमिनल को काट कर उसी संबंधित, जैसे इस कमरे में मान लिया 24 बच्चे बैठे या 28 बच्चे बैठे, तो 28 बच्चों से संबंधित नॉमिनल हम लगा देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कोई टीचर ड्यूटी देगा तो वो जब देखेंगे तो उनका बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा नॉमिनल, पूरा सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट उस पर है, रोल नंबर क्या है, वो सब आ जाता है। तो ये हम तैयार करते हैं। इसी के पीछे हम मानचित्र चिपका देते हैं, है ना, ये बना देते हैं, तो पता रहता है कि कौन बच्चा, और मानचित्र में विस्तृत करके आप देख रहे हैं एक रेड से लिखा है, एक ब्लैक से लिखा है, तो अलग विद्यालय का बच्चा जिससे क्रॉस में मिश्रित होकर बैठे, एक विद्यालय के बच्चे एक साथ ना आ पाएँ तो वो चाहकर भी नहीं आएंगे, अलग कलर से अलग दिख जाता है। साथ ही साथ इसी दैनंदिनी में अध्यापक लिखते हैं, जब जाएंगे अध्यापक कक्ष निरीक्षक, मैं कक्ष निरीक्षक की भी चर्चा करूंगा अभी, देखिएगा सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जब कुछ निगेटिव घटने लगता है तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई कैसे बैठाया, क्यों बैठाया, क्या कौन से बच्चे मिश्रित क्रम था, नहीं था। तो आप इसी डायरी में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये बच्चों के सिग्नेचर कराते हैं कॉपी देखकर, और साथ ही साथ परीक्षार्थियों का विवरण, कितने बच्चे बैठे, किस सब्जेक्ट के थे, साथ ही साथ अनुपस्थित विद्यार्थियों का विवरण, कौन सा बच्चा एब्सेंट है ना। साथ ही जो बच्चा विलंब से आने वाले बच्चों का विवरण, अगर कोई बच्चा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो लेट आया अगर है और वो निर्धारित समय अवधि में आया है, उसे केंद्र व्यवस्थापक सर ने अलॉट किया है, तो आप लिखिए ना, अपने हेड पर क्यों लेते हैं, क्या पता 10 मिनट में बच्चा कहाँ था बाहर वो, और अनुचित साधन प्रयोग का विवरण, तो ये सब लिखा जाता है साथ में। साथ ही साथ इसमें एंट्री होती है, जो बच्चे बीच परीक्षा कक्ष में बाहर गए, मलमूत्र आदि त्याग करने गए, पानी पीने, पानी की व्यवस्था तो कमरों में हम कर देते हैं, पर किसी कारण से बच्चा 2 मिनट के लिए बाहर गया तो विवरण अंकित कर दीजिए, हम अपने हेड पर क्यों लें, है ना, ये सब होता है। साथ ही साथ परीक्षा कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति पंजिका बनती है, जिसमें हम नाम, पदनाम, अध्यापिका, अध्यापित विषय, स्नातक, परास्नातक विषय अंकित किए जाते हैं। ये बहुत लंबी अच्छी लाइन है, इसमें ये लिखी है मैंने, विद्यालय घड़ी का समय और कैमरे में आने वाले समय में समरूपता हो। कभी कभी क्या होता है कि जो हम ऑनलाइन लखनऊ से या बोर्ड ऑफिस से या डीएस ऑफिस से देखे जा रहे हैं, उसमें शो हो रहा है हमारा टाइम 10:02, हमारे विद्यालय की जो घड़ी है उसका समय 10:10, काफ़ी समय का अंतर आ गया। पेपर की सब घड़ी की समरूपता हो, एक जो हमारा 4th क्लास कर्मचारी घंटा लगा रहा है उसे भी पता हो भाई किस घड़ी के अनुसार आपको संचालित करना है, उसे बताने वाला आदमी एक होना। पता चला कोई दूसरे टीचर बैठे हैं, उनकी घड़ी 10 मिनट आगे है, उसने लगवा दिया घंटा, हो गया बच्चों का नुकसान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो कॉमन घड़ी का हम यूज करेंगे, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखें। परिचय पत्र, कक्ष निरीक्षक के जो परिचय पत्र हैं इस वर्ष वो भी डिजिटल हो गए हैं, उस पर QR कोड बना आएगा, उस पर हम देख पाएंगे कि ये किस विषय के शिक्षक हैं, कहाँ के शिक्षक हैं, इनका विद्यालय कौन सा है। तो इस प्रकार के कक्ष निरीक्षक डीएस सर द्वारा जारी किए जाएंगे,
तो वो कोशिश करें कि जो कक्ष निरीक्षक हैं वो परिचय पत्र हो और साथ ही साथ उन पर आधार कार्ड भी साथ में हो। ये पूरा विवरण यहाँ पर आएगा। और अगर हम जिस दिन परीक्षा हो रही है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सर और केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक अगर समय से 1 घंटा पूर्व सेंटर पर आ जाए ना, तो 99% समस्याओं से हल मिल जाता है। अगर कोई बाई चांस से सिटिंग प्लान बाहर नहीं चिपका है या कक्ष के बाहर नहीं चिपकने से रह गया है या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसको बड़े आसानी से हैंडल कर पाएंगे। साथ ही साथ ये 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए है। और कोई भी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र के अलावा, वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मल, और पर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष पर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर आकर ना बैठ जाए, नहीं तो पूरा का पूरा केंद्र दीवार होने के लिए तैयार रहे। ये सब हमारा व्यवस्था हमारी हो गई है। और परीक्षा तिथि को हम किसी भी स्थिति में किसी दूसरे विषय का, दूसरी पाली का पेपर कभी नहीं खोलेंगे। ऐसा कोई जानबूझकर तो करता भी नहीं है, पर नॉर्मली उसके बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम समय पर पहुँचें, हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि ये तो हमने पहले देख कर ही लगाए थे, या सभी एक दूसरे का चेहरा देखकर सिग्नेचर ना कर दें। प्रत्येक लिफाफे को उठाकर उसका विषय, उस पर तिथि लिखी होती है, उस पर पाली लिखी होती है, उस पर विषय लिखा होता है, उसको बड़े ध्यान से देखने के बाद ही उसको हम लिफाफे को काटें। साथ ही साथ एक ध्यान रखें, परीक्षा कक्ष में केवल निरीक्षण दल, सचल दल के सदस्य और पर्यवेक्षक के रूप में योजित राजपत्रित अधिकारी ही प्रवेश करेंगे। कभी कभी देखा जाता है कि हम कॉपी लेने हमारा कोई कर्मचारी गया या क्वेश्चन पेपर लेने गया, तो वो भी रूम में चले जाते हैं। इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। कक्ष निरीक्षक को उसे टोक देना चाहिए। अगर केंद्र व्यवस्थापक की निगाह भी बचती है तो कक्ष निरीक्षक पहले ही कहते हैं मेरे कमरे में आप ना आएं, तो इसकी ऐसी हमें व्यवस्था करनी होगी। सचल दल के द्वारा, जो आंतरिक सचल दल होता है, IFS के लोग होते हैं, वो परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही सभी परीक्षार्थियों की तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को एंट्री करने दें। और इसमें यह भी है कि बालिका, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी तलाशी किसी भी स्थिति में किसी मेल टीचर, किसी जेंट्स टीचर के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, और की भी नहीं जाती है। इससे हमें परहेज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री परीक्षा कक्ष में चली जाए। परीक्षार्थियों को सिटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जाए। और आधे जो एक कक्ष निरीक्षक हमेशा कॉलेज के रहते हैं और दूसरा कक्ष निरीक्षक हमेशा अन्य विद्यालय का रहता है। इसकी व्यवस्था भी इस वर्ष भी की गई है। जो कॉपी बाद में संकलित होती हैं वो भी क्या होगा, वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे के अधीन ही होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी का संकलन हम कर रहे हैं परंतु वह CCTV का रिकॉर्डिंग नहीं है या ऑनलाइन हमें कोई नहीं देख पा रहा है, तो वो भी हमें करना होगा। और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना होगा, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट से ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कितना भी परिचित क्यों ना हो। अपने हेड पर हम क्यों लें, बार बार वही बात कहूँगा, जितना सरल और सहज अपने आप को हम उस समय बना लेंगे, दूसरा उतना ही ज़्यादा हमारा उपयोग कर सकेगा। ऐसा करने से हमें रोकना होगा, अपने आप को भी रोकना होगा। बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी से अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक भी अनिवार्य रूप से भरवाएं। प्रत्येक पृष्ठ पर हम रोल नंबर तो डलवाते थे, परंतु इस बार निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर के साथ साथ उत्तर पुस्तिका का क्रमांक भी डालेगा। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों, कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। उसको गेट के पास या जो भी व्यवस्था प्रिंसिपल सर ने की हो, सभी को अपना मोबाइल वहाँ जमा करना होगा। ऐसी व्यवस्था भी हमें करनी होगी। केंद्र पर ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के परिचय पत्र भी हमें चेक करने होंगे और उनका आधार कार्ड भी हमें सुरक्षित रखना होगा। सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड पर लिखित निर्देश आदि ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपने ब्लैक बोर्ड को कवर कर दिया पेपर से और उस पेपर पर ही कोई ऐसी सूचना लिखी हो, कोई बाई चांस कोई राजधानी लिखी है और समाज विज्ञान का पेपर है, तो वो भी नकल सामग्री हो गई। तो
चाहे अनचाहे कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो इन कार्यों को भी हमें चेक करना होगा। पुलिस बल, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी एवं अन्य परीक्षा संबंधी कार्मिकों की अनुपस्थिति की दशा में हमें जिला कंट्रोल रूम को हम सूचित करेंगे। उसको अपने हेड पर हम क्यों लेंगे? परीक्षा अवधि में प्रतिदिन दोनों पालियों की बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में भी हमें डीआईएस ऑफिस को फॉरवर्ड करनी होगी। कक्ष निरीक्षक के दायित्व। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कक्ष निरीक्षक का कार्य कैसे सरल हो। होता क्या है, नॉर्मली कक्ष निरीक्षक को करना क्या चाहिए? मेरे अनुसार हमें दैनंदिनी देते हैं, उस दैनंदिनी में प्रत्येक बच्चे का विवरण किसी कॉलेज में ये लिखवाया जाता है। हम अपने कॉलेज में नॉमिनल रोल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, पिन अप कर देते हैं। उस नॉमिनल रोल में वही बच्चे होते हैं जो उस दिन उस परीक्षा में बैठेंगे, और उसी में हम सीटिंग प्लान चिपका देते हैं पीछे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले करना चाहिए बच्चों को बाहर लिखे हुए विद्यालय का नाम, बच्चों का रोल नंबर, कि भाई मेरे कक्ष में इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के इस विद्यालय के बच्चे हैं। तो बच्चों ने सुन लिया। फिर बच्चों को सीटिंग प्लान के अनुसार हम बैठा देते हैं। वही सीटिंग प्लान बाहर चिपका भी रहता है, बच्चों की सीट पर भी डेस्क स्लिप चिपकी रहती है, बच्चे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम बच्चों का रोल नंबर बोलेंगे। पूरा रोल नंबर बोलना आसान ना हो तो बाद के 4 डिजिट तो बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 3646, 3647, तो बच्चा अपनी अटेंडेंस बोलेगा। तो क्या होता है, मुझे एब्सेंट पता लग जाता है कि भाई इस कक्ष में मेरे ख्याल से 28 बच्चे बैठे थे, 26 ने अपनी अटेंडेंस लगाई, 2 बच्चे ने रोल नंबर नहीं बोला, तो ये 2 बच्चे एब्सेंट हैं। तो एब्सेंट का एक रफ पेपर दिया जाता है, या इसी पर पीछे एक साइड हम लिख सकते हैं कहीं पर, वो हमने लिख दिया, उनका नाम, पिता का नाम, नॉमिनल रोल से हमने छाट दिया, ये रोल नंबर है, और रोल नंबर गलत ना हो, नाम, पिता का नाम भी साथ में लिख दिया, और वो हमने अपने परीक्षा कक्ष में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद भेज दिया, जिससे एक सामूहिक अनुपस्थिति बन जाती है, और कंट्रोल रूम को केंद्र व्यवस्थापक महोदय आसानी से बता पाते हैं कि कुल कितने बच्चे थे, कुल कितने एब्सेंट किस विषय में आए हैं। सबसे पहला कार्य ये हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को हमने ये भी चेक कर लिया, क्योंकि डिजिट लंबी हो जाती है, कोई ऐसा बच्चा ना हो कि वो 3646 कोई दूसरे रूम का आकर बैठ गया हो, है ना। तो बच्चों का जो हस्ताक्षर वाला होता है उससे फ़ोटो का मिलान कर लें, हस्ताक्षर करा लें, द्वितीय हस्ताक्षर बच्चों के प्रत्येक कॉपी की एंट्री पर। मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कभी भी हमें अपने सिग्नेचर की वैल्यू का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने रोल नंबर गलत लिख दिया और हमने भी उस पर टिक किए, बिना टिक किया नीचे साइन कर दिए अपने। भाई क्यों कर दिए? सिग्नेचर का मतलब है कि इस पूरे डाटा को मैंने पढ़ लिया है और मेरे अनुसार ये सत्य है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो उसे पूरा चेक करें, और चेक करने के बाद ही उस पर नीचे सिग्नेचर करें। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जब वो निगेटिविटी आने लगती है ना। सब निकल जाता है कि कौन बच्चा कहाँ बैठा था, क्यों बैठा था, उसका नज़री नक्शा भी जाता है। तो उन बातों से बचने के लिए जितनी अच्छा कंट्रोल हम फर्स्ट डे कर लेते हैं उतना ही अच्छा चलेगा। कक्ष निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित परीक्षार्थियों को मिश्रित सीटिंग प्लान के अनुसार बैठाएं तथा सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र एवं उस पर लगे फोटो का परीक्षार्थी से मिलान तथा विषय इत्यादि का भली भांति परीक्षण करते हुए उपस्थिति पत्रक से मिलान करेंगे। तत्पश्चात उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। यदि कक्ष निरीक्षक परीक्षा केंद्र पर आयोजित हो रही है, आपको पता है खुद को ना मेरा विषय क्या है, शिक्षण विषय, और उसी विषय की परीक्षा है, आप अपने हेड पर ना लीजिए, केंद्र व्यवस्थापक सर को लिखित रूप में भी उपलब्ध करा दीजिए कि भाई मेरी ये परीक्षा मेरे विषय की पेपर है, मेरी ड्यूटी आपने लगा रखी है, भाई मैं ड्यूटी को नहीं करूंगा। आप उसे लिखित रूप में दे दीजिए, आपकी ड्यूटी अपने आप ही वो उसकी कोई व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। कक्ष निरीक्षक परीक्षा हेतु उपस्थित परीक्षार्थियों को समय अंतर्गत उत्तर पुस्तिका प्राप्त करा देंगे। ओमार सीट भी उत्तर पुस्तिका ही है, ओमार सीट भी उत्तर पुस्तिका के साथ ही देनी है, उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद नहीं, और लेनी भी तभी है जब उत्तर पुस्तिका लेनी है। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट बाद देंगे या 10 मिनट पहले ले लेंगे, उसे फाड़ने में आसानी, ऐसा नहीं है, वो हमारा कार्य है। बच्चे को पूरा मौका मिले, वो जब भी उसे करना चाहे करे। जो जैसा भी निर्देश आएगा, अगर ये चेंज होता है शासन के अनुसार तो चेंज करेंगे, तो जो भी शासन के निर्देश आएंगे उसी के अनुसार हम देंगे। परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर पूरित किए जाने वाले अनुक्रमांक, विषय, क्वेश्चन पेपर कोड आदि का परीक्षण कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि होने ना पाए। यदि परीक्षा कक्ष में बालिकाएं हैं और दोनों मेल टीचर लगे हैं तो किसी भी स्थिति में वो तलाशी नहीं लेंगे।
वो IFS टीम होगी कि जो केंद्र व्यवस्थापक महोदय, उनकी जिम्मेदारी होगी उनकी तलाशी कैसे हो कैसे ना हो। पर बालिका की तलाशी बालिका महिला ही लेगी, जेंट्स टीचर नहीं लेगा। पहली बात तो कक्ष निरीक्षक जब जाते हैं परीक्षा कक्ष से तो उन्हें अपनी कॉपी गिन लेनी चाहिए, उन्हें क्वेश्चन पेपर भी गिन कर लेने चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि जिसने दिए वो सही दिए, लिख कर दो, गिन कर दो, आधी समस्याओं का हल पाएगा कि भाई मैंने तो गिने नहीं, आपने इतने नहीं दिए, तो फिर कैसे कहोगे भाई? हाथों हाथ कहो ना कि 32 नहीं मुझे 31 कॉपी मिली हैं, मुझे 31 नहीं 30 मिली हैं, हाथों हाथ कहिएगा। परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को व्यय उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता है तो तुरंत उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ ये भी करें कि उसे एक कॉपी के साथ वो नत्थी कर लें, उसके साथ उस पर बांध दें धागे से, और उस पर ही अपने हस्ताक्षर भी करने होते हैं। बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थियों से अपनी उत्तर पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर, ये पहले भी कहा था दोबारा बता रहे हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक डालना है और प्रत्येक पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिका का क्रमांक भी अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। यह कक्ष निरीक्षकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। परीक्षा समाप्ति के बाद कभी कभी ऐसा होता है बच्चा भूलवश भी ले जाता है, कुछ जानबूझकर भी कर लेते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं कि उसने उत्तर पुस्तिका जमा ही नहीं की, भाग गया। तो सबसे पहले अपना गेट बंद कर लीजिए भीतर अंदर से, ऐसी व्यवस्था अगर करने की आवश्यकता होती है, वैसे आवश्यकता होती नहीं है नॉर्मली। जब आपकी काउंटिंग पूरी हो जाए तभी सब बच्चों को बाहर जाने दें, अन्यथा जब तक किसी एक बच्चे को भी जाने ना दें। ऐसा ना करें कि आगे से कॉपी लेनी शुरू की, आगे वाला निकलने लगा, ऐसा ना करें, है ना। ऐसा हम बच्चा फाड़ दे कॉपी, ले जाए कॉपी, तो ये होता है। अंत में कुछ की चर्चा करते हैं कि किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्या ना करें। कभी भी गलत विषय का पेपर, तिथि, पाली का क्वेश्चन पेपर ना खोलें। बालिका परीक्षार्थियों की पुरुष सदस्य द्वारा तलाशी कभी ना ली जाए। विषय से संबंधित अध्यापक से अपने विषय की परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कभी ना लें। केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा ड्यूटी में लगे कार्मिकों तथा परीक्षार्थियों से अनुचित अभद्र व्यवहार ना करें, और कक्ष निरीक्षक बच्चों से ना करें। आपस की जो व्यवहार है वो ही हमारा दर्पण होता है, तो उसका हम बिल्कुल ऐसा व्यवहार ना करें, और परीक्षार्थियों के जूते मोजे उतरवा कर उन्हें ना बैठाएं। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जूते मोजे बाहर रखें, भाई बच्चा अपनी मर्जी से उतारता है, वो सो फार सो गुड, पर हम उसे बाध्य नहीं करेंगे। परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था जुड़े व्यक्तियों से अलावा बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश ना दें। आपके सगे रिश्तेदार भी आएँ तब भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि भैया जब तक पेपर चल रहे हैं अंदर ना आए। परीक्षा के विषय में प्रेस या मीडिया को ब्रीफ ना करें। यह कार्य हमारे जिले के अधिकारियों का है। हम कभी भी कोई फोटोग्राफी नहीं कराएंगे, किसी के बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, ऐसा हमें बचना चाहिए। कक्ष निरीक्षकों द्वारा कार्य के समय मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि हम क्यों रखें भाई, उनका क्या मतलब है। शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे किसी भी परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशान या भयभीत ना करें। हो सकता है आप परेशान हो, किसी बात को लेकर चल रही है, आप बच्चों से बात करने में लगे हैं, तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। परीक्षा कक्ष में बोलकर नकल कराना वो तो गए ज़माने की बात है, ये कहाँ इस CCTV के युग में संभव है, पर फिर भी उससे बचें। और जितना हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं। कभी कभी हम अपने जानकारी के अभाव में उन अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं। अधिकार की बात यह है कि उससे बचें कि भाई हम लोग ऐसी स्थिति ही ना हो कि हमें किसी भी अधिकार का कड़ाई से पालन करना पड़े, है ना। सब आपस में मिलजुल कर काम चलें, पर कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो अपने SP सर से, SSP सर से, DM सर से, DI सर से हम कभी भी सीधी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं इसमें कहूँगा कि परिषद की परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने तथा परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु ऐसे व्यक्ति जो केंद्र व्यवस्थापक तथा कक्ष निरीक्षक कार्य हेतु सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही करते हैं या जानबूझकर कार्य करना नहीं चाह रहे हैं या अनुपस्थित रहें, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी विवश होना पड़ सकता है, तो करनी चाहिए अगर ऐसी स्थिति बनती है तब। और साथ ही साथ एक शासनादेश की बात करूंगा, जिस शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी भी, हमारा कोई भी शिक्षक साथी, हमारा कोई भी कर्मचारी परीक्षा के कार्यों को मना नहीं कर सकता है, चाहे वो कार्य बंडल को लाने ले जाने का हो, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का हो, चाहे संकलन का हो कि भाई हमने परीक्षा कक्षी ड्यूटी दे दी, संकलन करना कार्य हमारा नहीं है, मूल्यांकन कार्य करना नहीं है, हम इन बातों से बच नहीं सकते हैं। ये सभी सेवा के अंग माने गए हैं और इनमें हमें जानबूझकर या किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और अपनी परीक्षा का हम पूरा तन से मन से जुड़कर इस कार्य को करेंगे। अंत में
सभी केंद्र व्यवस्थापक महोदय, सभी शिक्षक साथियों, हमारे सभी प्रिंसिपल सर और हमारे सभी शिक्षा के अधिकारियों को परीक्षा के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और इस शुचितापूर्ण वातावरण में इन बोर्ड एग्जाम को हम संपादित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।